हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाइटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हाइटस्टोन सेतु भी आपका बिल्कुल किरचॉफ के नियम पर आधारित। व्हाइटस्टोन सेतु आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको किरचॉफ के सेकंड नियम का प्रूफ आपको पता होगा, क्योंकि व्हाइटस्टोन सेतु में किरचॉफ का सेकंड नियम अप्लाई करके ही उसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, आगे व्हाइटस्टोन सेतु है, मीटर सेतु है, ठीक है, विभवमापी है, तो इन सब में जो है आपके किरचॉफ का नियम का जो है यूज है। इसीलिए मैंने आपसे जो है बोला भी था कि किरचॉफ के नियम को आप लोग घर पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो कितने बच्चे उस नियम को प्रैक्टिस किए, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कितने बच्चों ने घर पर किरचॉफ नियम को प्रैक्टिस किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु इसमें होता क्या है? ठीक है, हमारे 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 3 हमको पता हुआ होता है, 3 मालूम होता है और 1 अननोन होता है। ठीक है, तो यानी कि 4 प्रतिरोधों को हम समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारे पास 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, और ये आपका चौथा प्रतिरोध। ओके, तो ये हो गया आपका बिंदु ए बी सी डी। इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बैटरी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद इस सिरों पर क्या हम लगाते हैं? बैटरी, जिसमें से नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, जिसमें से पी क्यू और आर 3 हमारे प्रतिरोध ऐसे हैं जिसका मान पता होता है, और इसमें से कोई भी एक प्रतिरोध ऐसा है जिसका मान नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एस वाले को हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम इसको इस तरीके से संयोजित करते हैं और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। बीच में क्या करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई? अब देखो, तो ये हो गया व्हाइटस्टोन सेतु की संरचना। ठीक है, ये इसकी बात हो गई, किसकी? संरचना की। ठीक है, ये इसकी हो गई संरचना। तो संरचना आप लोग लिख लेंगे, जिस तरीके से फिगर बना हुआ है इसी तरीके से आपको फिगर बना के, नहीं पूरा फिगर के बारे में ही आपको लिखना है। ठीक है, तो अब इसके अगर हम सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो सिद्धांत जो है प्रिंसिपल पूछा भी जाता है, सिद्धांत। ठीक है, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत ये है कि व्हाइटस्टोन सेतु में, ठीक है, 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और 1 अज्ञात प्रतिरोध को, ठीक है, तो 1 अज्ञात, टोटल प्रतिरोध कितने हो गए? 4। तो इन चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो बी और डी, ठीक है, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में सुई की जो स्थिति है वो शून्य विक्षेप की स्थिति में ही रहे। ठीक है, यानी ये संतुलित अवस्था में ही रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से P और Q इन दोनों को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, P और Q को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को फिक्स करके R का मान हम क्या करते हैं? वैरी करते हैं, R के मान को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो R के मान को हम इस तरीके से बढ़ाते हैं कि गैल्वेनोमीटर है, यानी कि जो हमारी धारा मापी है, ठीक है, इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। ठीक है, यही इसका सिद्धांत है, यही इसका सिद्धांत। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। 17 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो अब आप गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कैसे आप प्रिपरेशन शुरू करें, आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री एंड विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्लास का लिंक दिया है, उस पर आप बिल्कुल फ्री में क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे वहाँ पे कोई भी कोड मांगे तो आप शुभम UP10 यूज़ करना, आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। और
गणित की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके लिए सुधीर सर बताएंगे आपको। क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करना है, इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। तो सभी क्लास को आप जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या सिद्धांत है कि पी क्यू आर, ठीक है, ये 3 ज्ञात प्रतिरोध तथा एस एक अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, 3 ज्ञात और 1 अज्ञात प्रतिरोध, इसको समांतर चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है, ए बी सी डी इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, जिसमें P और Q को स्थिर मानकर यानी फिक्स कर देना है। इसकी जो भी वैल्यू हम ले लिए 1 ओम 2 ओम 4 ओम 10 ओम जो भी ले लिए वो फिक्स है, अब ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। इसको फिक्स मान के R की वैल्यू हम इस प्रकार से बदलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। तो जब ये शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो यानी ये हमारा बैलेंस कंडीशन में होता है। तो उस कंडीशन में ये आपका होता है P/Q = R/S। यही जो है इसका क्या है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है। बात समझ में आ गई एकदम अच्छी तरीके से, बोलो। अरे इसको देखो बैरी करके उस हिसाब से सेट करते हैं। जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, जैसे मैक्सिमम बच्चे देखे होंगे, देखे भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे देखो आप अगर नॉर्मली बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मली बाइक चला रहे हैं, तो आप अगर आप चाहते हैं कि हमको, जैसे आप लोगों ने जितने भी गियर आपकी बाइक में हैं, मान लो 1 2 3 4 गियर आपने डाल लिए बाइक में, 4 भी होते हैं 5 भी होते हैं, तो सारे गियर आपने जो है बाइक में डाल लिए। अब आप चाहते हैं कि हम एक फिक्स और कांस्टेंट स्पीड पे चलें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्सीलेटर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो स्पीड हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, स्पीड बढ़ती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम 40 से ज़्यादा ना चले, तो धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाते हैं। जैसे ही स्पीड हमारी 40 पर जाती है वहीं पर हम उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो यानी जो यहाँ पे हम R की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो एक्सीलेटर है, और जो स्पीड वाली हमारी कांटा बता रही है वो समझ लो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें R की वैल्यू को सेट करना है कि इसमें जो है कांटा सीधे सीधे कहाँ पे आ जाए, 0 पे आ जाए। बात समझ में आ गई, कैसे बैरी करना है, समझ गए एकदम अच्छे से। चलो ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखो, कार्य विधि, ठीक है, कार्य विधि इसकी वर्किंग है। अब यहाँ से देखो बैटरी के कुंजी को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। तो बैटरी के कुंजी को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होगी, धारा बहेगी, और जब ये धारा यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखो धारा जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी तो इसके पास 2 रास्ते हैं। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो धारा जा रही वो I1 चली जा रही है, इसके अंदर जो धारा जा रही वो I2 चली जा रही है, ठीक है। और यही धारा ऐसे ऐसे यहाँ आएगी। अब यहाँ पे भी 2 रास्ते, लेकिन मैंने बताया कि शून्य विक्षेप की स्थिति यानी इसमें बहने वाली धारा 0 हो जाती है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो यानी ये धारा इधर न जाके बिल्कुल सीधे इसी तरीके इधर आगे बढ़ जाती है। और ये धारा कौन सी है, I2। इधर से धारा आपकी कौन सी आई, I1। और ये दोनों फिर आके मिल के कितने हो गए आपके, I1 + I2 बराबर कितना, I, फिर बैटरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 बंद पास दिखाई दे रहे हैं, एक बंद पास 1, दूसरा बंद पास 2। अब दोनों ही बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाने पर, ठीक है, तो बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, ठीक है, बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर। किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, तो इसमें धारा बह रही है I1 और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है, P, तो I1 × P, ठीक है। और दूसरा धारा बह रहा आपका I2, इसमें प्रतिरोध कितना है, R, ठीक है, इक्वल टू
इसके अंदर कोई सेल लगा हुआ है, कोई भी विभवांतर है, सेल जो लगा हुआ बाहर लगा हुआ, बंद पास के अंदर कोई भी सेल नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बीच में बताओ बच्चों प्लस का साइन होगा कि माइनस, दोनों धाराओं की दिशा सेम है या अपोजिट, तो दोनों धाराओं की दिशा यहाँ पे क्या है अपोजिट है, तो इसलिए बीच में साइन किसका आ जाएगा माइनस का। तो I1 P इक्वल टू क्या हो गया I2 R। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरीके से बंद पास 2 में भी किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। तो बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम 2 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, ठीक है, बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अब देखो 2 में धारा कौन सी बह रही है I1, I1 के साथ प्रतिरोध कौन सा है आपका Q, I1 के साथ प्रतिरोध आपका कौन सा है Q, I2 के साथ आपका प्रतिरोध कौन सा है S। तो I1 और I2 इन दोनों धाराओं की दिशा क्या है सेम है या विपरीत है। देखो एक ऐसे आ रही एक ऐसे आ रही, ठीक है, अगर हम दोनों को सीधा कर दें, ठीक है, तो ये I1 वाली ऐसे हो जाएगी, I2 वाली ऐसे निकल जाएगी, तो दोनों की धाराएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं, तो बीच में साइन आ गया माइनस का। इक्वल टू मैंने लिख लिया 0 क्योंकि कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है, तो जब कोई सेल नहीं लगा हुआ तो इसमें विद्युत वाहक बल इसका क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको I1Q इक्वल टू I2S। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दो तो समीकरण 1 ये है, तो I1P और इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है I1Q इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड I2R बटे इसका राइट हैंड साइड I2 बटे S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, मिला के हमको P बटे Q इक्वल टू R बटे S। ठीक है, तो यही क्या है व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला। समझ में आया अच्छी तरीके से। कहीं पर कोई डाउट है, अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम दोबारा बता देते हैं। मैंने किया क्या, हमारे पास 3 ज्ञात प्रतिरोध थे, ठीक है, P Q R, 3 ज्ञात, S एक अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, इस चारों को हमने एक समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसके विकर्ण पर। ठीक है, अब बाकी विकर्ण पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के 2 ही विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर और एक विकर्ण पर क्या बैटरी लगा लिया गया। अब बैटरी से I धारा यहाँ से निकली और यहाँ जाके 2 भागों में डिवाइड हो गई, यही I1 ऐसे ऐसे यहाँ पहुँची, I2 ऐसे ऐसे यहाँ पहुँची। ठीक है, अब यहाँ पे बंद पास 1 में देखो ये एक क्लोज सर्किट आपका यहाँ पे मिल रहा है, एक क्लोज सर्किट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई किया गया, इसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई किए तो समीकरण 1 बनाए, इसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई किए तो समीकरण नंबर 2 बनाए, फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिए, तो जब 1 को 2 से भाग कर दिए तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलो इसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन जो है आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और एक क्वेश्चन किरचॉफ के नियम पर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से ट्राई करना है। देखो पहले थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चन ट्राई करो, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसको मिटा दें,
क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मानकर, देखो पहले तो एक फिगर बनाया हुआ, पहले मैं फिगर बना दूं। इस तरीके से फिगर बना हुआ, ठीक है। ये आपका है, इसका प्रतिरोध दिया हुआ 45 ओम, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 15 ओम, ठीक है, और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 9 ओम, और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 9 ओम, ठीक है। और इसके बाद एक बैटरी कनेक्ट की गई है 9 ओम, एक बैटरी कनेक्ट की गई है, और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैटरी है, तो बैटरी का विभवांतर दिया हुआ है कितना, 3 वोल्ट, बैटरी का विभवांतर 3 वोल्ट है, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझो। ABCD क्वेश्चन है कि कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो सेल लगा हुआ है इसका आंतरिक प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब आंतरिक प्रतिरोध ना के बराबर है तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है विभवांतर वही हो गया, ठीक है। तो इससे कोई आंतरिक प्रतिरोध पे हमें जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट, ठीक है। परिपथ में निम्नलिखित चीजों की गणना कीजिए। 5 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा, इसमें कितनी धारा बहेगी इसका मान आपको बताना है, ठीक है। 5 एम्पियर में बहने वाली धारा का मान आपको बताना है, ठीक है। पहला क्या क्या बताना है हम बता दे रहे हैं। 5 ओम में धारा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको निकालनी है वो है बिंदुओं ए व सी के बीच विभवांतर, ए व सी के बीच विभवांतर, ठीक है। दूसरा चीज है ए व सी के बीच विभवांतर। कैसे निकलेगा मैं अभी सब समझा रहा हूँ आपको, बस केवल कैलकुलेशन के लिए बस होमवर्क में दूंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। यदि बिंदु P पर परिपथ तोड़ दिया जाए तो भुजा AD में प्रवाहित होने वाली धारा, यहाँ पे सर्किट को अगर हम ब्रेक कर दें, ठीक है। तीसरा है B पर परिपथ को तोड़ दिया जाए, को तोड़ दिया जाए तो AD में बहने वाला धारा, बहने वाली धारा, ठीक है। AD में बहने वाली धारा कितनी होगी, ठीक है। ये चीज आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा है 5 ओम में धारा, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता हमको, ओम का नियम कहता है अगर आपको धारा निकालना, धारा I बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। पहले तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लो, पूरे परिपथ का क्या निकालो, प्रतिरोध निकाल लो। तो जब पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकल जाएगा तो फिर आप B में भाग कर देना, किससे, R से। तो जो धारा सेल से निकलेगी वही धारा यहाँ होकर जाएगी, वही धारा यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। अब धारा यहाँ 2 भाग में डिवाइड होगी, ठीक है। तो पहला निकल गया। दूसरी चीज A व C के बीच विभवांतर, इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो इन दोनों सिरों के बीच में लगा हुआ ये जो कुल प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मान आपको सॉल्व कर लेना है। तो विभवांतर पूछ रहा है तो B इजकल टू I गुणे R, जो धारा यहाँ तक आ रही है वही धारा इस पूरे में जाएगी, तो पूरे को एक साथ कर लो, यानी इन पूरे को सॉल्व करेगो तो एक प्रतिरोध आपका आ जाएगा, एक प्रतिरोध आएगा, कुछ उसका मान आएगा, उसमें बहने वाली धारा यहाँ से आपने निकाला वही धारा इसमें भी बहेगी, तो यहाँ से V इजकल टू IR। उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब तोड़ दिया जा रहा है, ठीक, तो फिर
एडी में धारा पूछ रहा है, तो जो धारा आई है, ठीक है, एडी परिपथ को तोड़ दिया जा रहा, तो एडी में बहने वाली धारा, हाँ एडी में बहने वाली धारा आई कितनी होगी। तो एडी का कितना है, प्रतिरोध कितना है, 9। धारा पूछ रहा है, तो विभवांतर हम इसके सिरों के बीच निकाल लिए एसी के, तो जो एसी के सिरों के बीच विभवांतर होगा, ठीक है, उसी विभवांतर में 9 से क्या करना, आप भाग कर देना, ठीक है, उसी को क्या करना, 9 से भाग कर देना। तो जब भाग कर देंगे तो 9 ओम यानी कि एडी में बहने वाली धारा निकल जाएगी। I बराबर V/R, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोग होमवर्क में ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या नहीं सॉल्व कर पाओगे तो कल के वीडियो में आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, या जब हम अनअकैडमी पे लाइव क्लास लेते हैं तो यही जो है आप लोग वहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को वहाँ पे भी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई डिस्टेंस हेतु सबको समझ में आ गया, ठीक है। और अब हम कल के वीडियो में बात करने वाले हैं विभव मापी, क्योंकि इधर भी जो भी आपके डेरिवेशन चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक दिन में बस केवल एक ही डेरिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा जो है आपको प्रेशर ना पड़े और आसानी से आप जो है उसको तैयार कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि कॉपी पेन उठाइए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।